बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फाइनल एनालिसिस। मैं हूं अहमद नवाज। चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ही दिन अब बाकी हैं, बहुत सारी एक्साइटमेंट है, बहुत सारा एक क्राउड का फ्रेंजी नज़र आ रहा है। मुझे पता है कि आप सब तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। तमाम तर एक्शन जो है वो आप बराह रास्त देखेंगे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर। चैंपियंस ट्रॉफी की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है। 2017 में पाकिस्तान ने ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती। एक बड़ी शानदार तकरीब हुई लाहौर में, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के विनिंग कप्तान सरफराज अहमद ने भी गुफ्तगू की और शाही किले में उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया उस टीम को जो कि उतरने वाली है और पाकिस्तान के टाइटल का दिफा करेगी। और बहुत सारी उन्होंने यादें ताज़ा की उस 2017 के फाइनल की, जिसमें हमने भारत को शिकस्त दी थी। 18 जून 2017 को यह मुकाबला हुआ और मुझे बड़ी अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा मुकाबला था जिसमें पाकिस्तान को बहुत से लोग शायद उस तरीके से रेट नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। तो आज कुछ टीम्स को हम डिस्कस करेंगे अपने ग्रुप में, और आपने एक पूरी सीरीज़ देखी है प्रोग्राम्स की, जिसमें तमाम तर टीमें चैंपियंस ट्रॉफी की जो हैं, जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन पर एनालिसिस किया है, खासतौर पर ग्रुप बी में। अब हम आ रहे हैं अपने ग्रुप पर और हमने बात करनी है कुछ टीम्स को लेकर। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारा स्टार स्टडेड पैनल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बाजिद भाई आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वेलकम टू द फाइनल एनालिसिस। थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स गुड टू सी कर्टन रेजर हैपनिंग इन शाही किला। बड़ी शानदार तकरीब हुई, खास तौर पर जो हमने उस विनिंग टीम को देखा, एक बार फिर से वो यादें जो है वो ताज़ा हो गई 2017 की। बिल्कुल, आई थिंक वो तो मैच किसी को भी नहीं भूलेगा। जब हम सब ने जिन्होंने लाइव देखा था वो मैच, तो बड़ा अच्छा लगा ऑब्वियसली उन सब स्टार्स को वापस उन वाइट कोट्स में आते हुए। और अब ऐसे ही लग रहा है वो सफ़र बड़ा मुश्किल होने वाला है इस दफ़ा जब हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल वाजिद भाई, ग्रैंड कर्टन रेजर की अगर बात करें, ये जो कल की भी तकरीब थी जिसके बारे में हम बात करें, और फिर ख़ास तौर पर अगर आप एक वक्फा देखें कि 1996 के बाद पाकिस्तान में एक ICC इवेंट हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी वेटेज है इसकी? मैंने कहा शायद आप फारिस शफी का सवाल करने लगे हैं, ब्लॉकबस्टर का सवाल करने। मैं तो वो तैयारी करके आया था। नहीं, ICC इवेंट मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तान में क्रिकेट तो वापस आ गई है, लेकिन ऐसा बड़ा इवेंट जब वापस आता है तो उसकी बहुत वेटेज होती है। हम लोग याद ये रखेंगे कि जी ICC इवेंट जो पाकिस्तान में हुआ था वो कैसा हुआ था। और इस वक्त आई बॉल्स बहुत है पाकिस्तान पे इसी वजह से, क्योंकि ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि 1996 में पिछली दफ़ा ICC इवेंट, सारी दुनिया यही बात करी है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ओकेजन है और अल्लाह करे कि अच्छी तरीके से हो जाए। और पहले एक ये भी है कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अच्छे तरीके से हम पोर्ट्रे करें। बट आप कहते हैं कि जी बायलैटरल सीरीज़ या इंटरनेशनल सीरीज़ सारा कुछ वापस आ गया। अब ये वो स्टेप है जो कि आपने अबूर करना है, और ये अबूर हो गया तो फिर वाकई मतलब पाकिस्तान वो कैलेंडर में आप देखेंगे कि ICC इवेंट्स अब पाकिस्तान से छुप नहीं सकते। अच्छा सना, इसमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात ज़रूर करनी है, क्योंकि ये जो टास्क था ये एक बहुत ही बड़ा टास्क था। पाकिस्तान को इस होस्टिंग को सिक्योर करने से लेकर फिर जो स्टेडियम्स को रीवैम्प किया गया और उसके पीछे पूरा एक विजन, एक टीम काम कर रही थी। कल भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने एक स्पीच की जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है। उन्होंने साथ ही साथ पाकिस्तानी अवाम से भी दरख्वास्त की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आए, सपोर्ट करें। तो उसका जो ये पूरा एक जर्नी रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, और ऑल दो टूर्नामेंट अभी शुरू होना है, ये इसमें बहुत अपहिल टास्क था जो अचीव किया गया। बिल्कुल, आई थिंक काफ़ी इंस्टेबिलिटी रही ओवरऑल लीडरशिप में, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोड इस मैनेजमेंट को इस हिसाब से उठाना पड़ा कि जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, और पाकिस्तान से होस्टिंग जा भी सकती थी। आई थिंक इस पे बहुत क्रेडिट आपको देना पड़ेगा चेयरमैन साहब को कि जिस तरीके से उन्होंने जिस क्विकली इस सारे कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के काम को करवाया है, और सारे लोग जिसमें शामिल थे, आई थिंक उन सबको क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये काम किया है। ख़ास तौर पे जो हमारे लोग एक्चुअल ग्राउंड पर मौजूद थे उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। और ना सिर्फ वो, आई थिंक हाइब्रिड मॉडल जो अप्रूव भी कराया गया अगले 2 सालों के लिए, ये भी एक बहुत सक्सेसफुल इकदाम था, जो कि ड्यू ज़रूर था बट फाइनली हुआ इस मैनेजमेंट के अंडर, क्योंकि उससे पहले आप देखें तो पाकिस्तान और भी वीक विकेट पे था। अब आई थिंक ग्लोबली भी एक कैंपेन ज़रूर चल पड़ी है कि आप थोड़ा सा जो एक होल्ड है BCCI का वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ है। पर आई थिंक इस दफ़ा केस लड़ा भी अच्छा गया,
और वो क्रेडिट भी बिल्कुल बनता है कि आगे पाकिस्तान भी एटलीस्ट उनके पास भी न्यूट्रल वेन्यू का ऑप्शन ज़रूर होगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी हैं। अब रह जाती है सिर्फ टीम की बात। आई थिंक वहाँ पर आके हम थोड़े से फंसे हुए हैं अपने सिलेक्शन पर, बट ओवरऑल आई थिंक स्टेडियम्स की बात करें, हाइब्रिड मॉडल की बात करें, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना होगा। और जिन जिन लोगों को मैं फिर आई थिंक मुबारकबाद हमें देनी होगी। और एज़ पाकिस्तानी मुझे यही लगता है कि हमें अपना सबसे बेहतरीन ब्रांड दिखाना होगा एज स्पेक्टेटर्स, एज पाकिस्तानी इस पूरे टूर्नामेंट को सपोर्ट करने में। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम इस ग्रुप में एक टीम की बात करें तो वो भारत है, जो कि दुबई पहुंच चुकी है और उनके सारे मैचेस ऑब्वियसली दुबई में होने हैं। तो उनके स्क्वाड की अगर बात करें तो स्क्वाड को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हाल ही में उनकी रीसेंट फॉर्म देखें तो उन्होंने घर पर क्रिकेट शानदार खेली, इंग्लैंड को शिकस्त दी उस सीरीज़ के अंदर। हाँ, वनडे क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में तो बहुत ही सुपीरियर टीम है। सारा कुछ इनके पास है। जो भी आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो हर बॉक्स को वो टिक करते हैं। लेकिन जब आप इनका स्क्वाड देखते हैं या कोई भी इंडिया की टीम देखते हैं तो सबसे पहला नाम आजकल आप देखते हैं बुमराह का। बुमराह नहीं है इनके स्क्वाड में, तो काफ़ी टीमें थोड़ा सा उन्होंने साय ऑफ रिलीफ ज़रूर हो गए, यार बुमराह को नहीं खेलना पड़ेगा। अगर बुमराह भी इनके स्क्वाड में होते तो आप कहते कि इनको क्लियर फेवरेट्स और ये इनको कौन हराएगा। लेकिन आप देखें कि इनकी थिंकिंग ये है कि क्योंकि दुबई में इनके सारे मैच हैं, इन्होंने अपने स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा मतलब इंसार किया है। कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, तो स्पिनर्स इनको लग रहा है कि वहाँ पे स्पिनर्स ही इनको मैच जिताएंगे। हालांकि फास्ट बॉलिंग भी अर्शदीप सिंह और हर्षद राणा बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं, लेकिन जो आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रही है इनके स्क्वाड में, वो ऑब्वियसली बैटिंग तो है ही है, बट जो स्ट्रेंथ इन्होंने रखी है वो है स्पिन की। तो ये थोड़ा सा प्री एनालिसिस भी होता है, शायद आयल T20 भी यूज पिचेस के ऊपर हो रहा था, तो उसको कहीं देखते हुए गेज ना कर लिया हो कि जी ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली ही होने वाली हैं विकेट्स वहाँ। हाँ, कुछ वो वेन्यू का बड़ा डिफरेंस है। आपने सना भी हाइब्रिड मॉडल तो है तो, लेकिन वेन्यू दुबई का टोटली डिफरेंट है। पहले ये कॉन्सेप्ट होता कि जी सारी सब कॉन्टिनेंटल जो या एशियन ब्लॉक पे जो हैं पिचेस वो एक जैसी होती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान यूएई में खेला, और यूएई की पिचेस पाकिस्तान से काफ़ी डिफरेंट है, तो वहाँ पे थोड़ा स्पेशली दुबई में बॉल फंसता भी ज़रूर है। तो उन्होंने ये हिसाब देखा है कि शायद क्योंकि बॉल इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आता तो हम स्पिनर्स पे ही कंसंट्रेट करें, और हर किस्म का स्पिनर रखा है उन्होंने, एक वैरायटी नहीं रखी। सना इस पे ज़्यादा बात करेंगी, सना को ज़्यादा अबूर है, लेकिन जो आप ओवरऑल उनके स्पिनर्स देखते हैं तो कोई मतलब सिमिलर स्पिनर्स नहीं है। एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, एक ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि जिसका बॉल ज़्यादा टर्न नहीं होता है, एक ऑलराउंडर है जो कि पाए के ऑलराउंडर है, और एक इन्होंने ऐड किया है वो है मिस्ट्री स्पिनर। तो वो हर एलिमेंट को देख रहे हैं कि एक तो टीम टू टीम भी देखेंगे, प्लस के हमें स्पिनर्स में स्पेशली सारी वैरायटीज़ कवर्ड होंगी। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट तो बन गया है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भारत को देखते हुए हमें अपनी शायद सिलेक्शन भी करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप उनके स्पिनर्स की स्ट्रेंथ देख रही हैं, उन कंडीशंस को आप भी जानती हैं, तो ये कितना सक्सेसफुल मॉडल इंडिया के लिए आपको लगता है हो पाएगा? देखिए, भारत को देख के आप अपनी सिलेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मेजॉरिटी मैचेस पाकिस्तान में थे, पर अब एक दो स्पिनर्स ऐड ज़रूर कर सकते थे स्क्वाड में। 5 आप ना भी लेके जाते, लेकिन 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स तो ज़रूर होने चाहिए थे आपके स्क्वाड के अंदर। अब तो वो बात खैर अब चली गई है। बाजिद भाई ने तकरीबन सारी बात कर दी है स्पिनर्स पर ओवरऑल यही है कि कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है। उनके पास 3 तो ऑलराउंडर्स हैं प्रॉपर स्पिन ऑलर। जडेजा आपको बैटिंग भी करके दे सकते हैं, बॉलिंग तो वो जितनी मर्जी आप उनसे करा रहे हैं, जिस जगह पर आप उनसे बॉलिंग करा लें, इतना एक्सपीरियंस है। अक्षर पटेल भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी ठीक ठाक। तो 3 तो आपके पास जनरल ऑलराउंडर्स हो गए जो स्पिन आपको कर सकते हैं। हार्दिक आपके पास एक ऑलराउंडर हो गया, तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल क्या है? आप रिस्ट स्पिनर्स को ज्यादा सक्सेसफुल देख रही हैं? रिस्ट स्पिनर तो यूटिलाइजिंग द फ्लाइट या फिंगर स्पिन, एक रिस्ट स्पिनर तो उनका खेलेगा ही खेलेगा, वो मिस्ट्री स्पिनर हो कुलदीप यादव, वो एक को तो जरूर खिलाएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि ऑलराउंडर्स की वजह से जो उनके पास मीडियम पेसर्स के साथ भी हैं और स्पिनर्स के साथ भी हैं, उससे उनको
टॉप 4 को चेंज किए बगैर वो हर टीम के हिसाब से अपना स्पिन ऑप्शन, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, तो प्रिडिक्टेबिलिटी भी नहीं होगी उनके स्क्वाड के अंदर कि टीम्स को पहले से पता हो कि वो किस तरह के बॉलिंग अटैक के ऊपर खेल रहे हैं। वो बगैर टीम की स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए 1 से 2 चेंजेस आराम से अपनी बॉलिंग में कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें पेस अटैक की बात जरूर करनी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहे हैं कि जी अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो पाकिस्तान को कौन सा ऐसा पेसर है इंडिया की टीम में जो ट्रबल कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो कुछ नाम तो हैं जिनको डिस्कस करेंगे, शामी के एक्सपीरियंस पर भी बैंक करें, लेकिन मुझे लगता है कि जो पिछले कुछ अरसे में भारत की बहुत ज़्यादा एक रिलायंस रही है, या जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा एक किस्म का आप कह लें यूटिलाइज किया, वो अर्शदीप सिंह है। तो वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं ऐसे ट्रैक्स के ऊपर। देखिए उसकी डेवलपमेंट भी उस पे आप देखें कि उन्होंने उसको साथ रखा है। उसके बाद जब वो खेलना शुरू हुआ है तो इनका ऑलमोस्ट नंबर 1 बॉलर बन गया था शॉर्टर फॉर्मेट में। तो लेफ्ट आर्मर है, बॉल दुबई में कभी कभार नया बॉल बहुत काफ़ी सारा स्विंग होता है, तो वो ऑप्शन भी है इनके पास। फास्ट बॉलिंग में इनके पास हर्षद राणा भी है, अरशद राणा भी है, लेकिन जो डिफरेंस हार्दिक पांड्या डालता है उस बॉलिंग अटैक में कि आप 2 फास्ट बॉलर्स के साथ भी खेल सकते हो, क्योंकि एक पूरा ऑलराउंडर वो है, तीसरा फास्ट बॉलर, और उसको डिफरेंट रोल्स दिए जाते हैं। हमने देखा है कि कई दफ़ा वो आके सिर्फ बाउंसर्स करता है, कई दफ़ा वो मतलब विकेट लेने के लिए उसका रोल चेंज करते रहते हैं वो, तो वो उनका अटैक कंप्लीट करता है। आई थिंक अर्शदीप तो इनके प्लान्स में काफ़ी देर से है और बहुत कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहा है। थोड़ा हमें इसलिए हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्योंकि हम जब खेले इनके खिलाफ तो एक आधा दो मैच हम जीते इनके खिलाफ, अर्शदीप खेल रहा था। बट अगर उसकी परफॉर्मेंस आप पिछले 1-2 साल से देखें तो बुमराह के बाद वाइड बॉल में बहुत कंसिस्टेंट इसने परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल सना, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जिसने इतना अच्छा बैलेंस बना दिया है कि अगर आप एक एडिशनल स्पिनर भी खिलाना चाहते हैं, आप 2 फास्ट बॉलर्स के साथ चले जाएं, तो आपको हार्दिक पांड्या उस कंप्लीट रोल में नजर आएंगे, जहां वो 4 ओवर्स आपको ऐसे करके देंगे जहां पर कंटेनमेंट भी है। T20 में हमने देखा, और जब आप वनडे की बात करते हैं तो आप उनको 3 मुख्तलिफ स्पेल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन एट टाइम्स नया गेंद भी कराने की कोशिश आप कर देंगे। बिल्कुल। और ये जो नया रूल लड़कों की क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट में ज़रा लेटर आया, ये जो 4 फील्डर्स बाहर आप बाउंड्री पर रख सकते हैं, 5 आपको अंदर रखने हैं, वहाँ पर ये मीडियम पेस ऑलराउंडर्स और भी क्रूशल हो जाते हैं, क्योंकि स्पिनर्स जो होते हैं वो अपनी फ्लाइट से बॉल नहीं कर सकते, हर वक्त एक बाउंड्री आपके पास होती है। तो इस तरह का बॉलर एक तो उस मिडिल ओवर्स में बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। दूसरी, जैसे बाजिद भाई ने बात की, अगर T20 का वर्ल्ड कप याद हो, ठीक है रिजवान की विकेट तो बुमराह ने ले ली थी, पर शादाब बहुत अच्छी फॉर्म में थे, उनको आके बाउंसर पे आउट करना, ये इनका ये जो रोल है ये बहुत ही क्रूशल है। जैसे एक टाइम पर बेन स्टोक्स का एक रोल था इंग्लैंड की टीम के अंदर, वो जिस तरह आके परफॉर्म करते थे, उतना ज़बरदस्त ये बैलेंस लेकर जैक एलिस से मैं नहीं मिलाऊंगी, जैक एलिस से किसी को भी मिलाना बहुत मुश्किल है, वो थे भी मोस्टली वो बैटिंग, और उनको तो खैर आप कुछ भी ऑलराउंडर नहीं कह सकते, वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर थे। पर इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं जो आपको बॉलिंग भी कर दें, बैटिंग भी कर दें, इस नंबर पे आके, और जिस स्ट्राइक रेट से ही आके खेलते हैं, जैसे हम ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं, एक्स फैक्टर न्यूजीलैंड के लिए, तो ये इंडिया का एक्स फैक्टर है। इवन दो कि इतने बड़े बड़े नाम इंडिया के पास मौजूद हैं, विराट कोहली की शक्ल में, रोहित शर्मा की शक्ल में, ढेर नाम मौजूद है, पर एक्स फैक्टर अगर आप बात करें तो हार्दिक पांड्या अभी भी इंडिया का एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर। मतलब हम ना ही समझें लेकिन आप ओवरऑल लेकिन ये बस हाँ समझे कि दुबई में 10 विकेटों से जीते थे, उम्मीद पे दुनिया। लेकिन कंसीडरिंग दुबई की पिचेस के ऊपर, डू यू थिंक कि हम उनको लेबल कर सकते हैं एज अ स्ट्रांग बॉलिंग यूनिट? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट। आई थिंक जो उन्होंने टीम सेलेक्ट किया है बहुत सोच समझ के और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ ये टीम सेलेक्ट की है। बिल्कुल। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि 2 प्लेयर्स ऐसे हैं वो जितने भी आउट ऑफ फॉर्म हो, ऑन देयर गिवन डे दे कैन सरप्राइज एनीवन। तो इस पर जरूर मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए द फाइनल एनालिसिस। वेलकम बैक टू द फाइनल एनालिसिस ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स। बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, और ब्रेक से पहले बॉलिंग की बात तो जरूर की है, अब उनकी बैटिंग की बात करनी है, क्योंकि 50 ओवर्स की क्रिकेट है। हाल ही में तो बहुत फॉर्म में नजर आए हैं, घर पर उनका मुकाबला था इंग्लैंड के साथ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी इज अनदर बॉल गेम। अब एक आईसीसी टूर्नामेंट होने जा रहा है, उसमें देखना है, और 2 नाम तो ऐसे हैं ही जिनके ऑरा की हम बात कर रहे थे, जिसमें रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं, ऑन देयर गिवन डे दे कैन सरप्राइज एनीवन। लेकिन 5 से 6 ऐसे बैटर्स हैं जिनको तरतीब देना जो है वो अब एक उनका टास्क जरूर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक सेटल्ड ओपनिंग पेयर बनाना है, फिर मिडिल ऑर्डर में किसको कैसे प्लेस करते हैं। तो बाजिद भाई कैसे देख रहे हैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप की जब आप बात करते हैं?
देखिए बैटिंग लाइनअप ऐसी है कि इन्होंने जायसवाल और स्काई को तो कंसिडर भी नहीं किया, जायसवाल को इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो वो बैटिंग बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इनके पास। जो एक प्लेयर आप, रोहित है, शुभमन है, विराट है, राहुल है, मतलब ऋषभ पंत ऑब्वियसली, ऋषभ पंत है, लेकिन जो एक प्लेयर जो सबसे डेंजरस मुझे इनमें से प्लेयर लगता है वो श्रेयस अय्यर लगता है। वो थोड़ा मतलब वो बड़े नामों के अंदर छुप जाता है, बट जब भी ये इनिंग खेलता है ये बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग खेलता है, और खासकर स्पिनर्स को तो बहुत ही क्लीन खेलता है। थोड़ी सी मतलब ऐसे मुझे याद आती है रायना की, क्योंकि रायना भी जब बैटिंग करने आता था तो उसके बल्ले के बीच में ही बॉल लगता था, चाहे वो 20 करे 30 करे, तो उसका फ्लो ख़त्म नहीं होता था। ये भी थोड़ा उसी टाइप का है कि आउट हो जाएगा, मतलब शायद फास्ट बॉलर से आउट हो जाए या आउट हो जाएगा, लेकिन जब बैटिंग कर रहा हो तो लगता है कि पिच में कुछ नहीं, और टाइमिंग इसकी कभी ख़राब नहीं होती। मतलब वो डेंजरस मुझे इसलिए लगता है। तो इसका अगर इसको ये सही यूटिलाइज करें तो ये बहुत बड़ा एसेट है, स्पेशली मुश्किल पिचेस में, दुबई में, बिल्कुल, जहाँ पे स्पिनर्स ज़्यादा यूज़ होंगे, जहाँ पे बॉल थोड़ा इतना बल्ले पे नहीं आएगा। इसका मिडिल ऑर्डर में आके जिस किस्म से कि ये बैटिंग करता है, जिस मतलब स्ट्राइक रेट से ये खेलता है, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं इंडियन बैटिंग के अंदर, अब ऑब्वियसली वो एक टेक्स्ट बुक बैटर्स आते थे जिसमें हम बात करते थे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लेकिन अब वो एक जो मॉडर्न डे क्रिकेट एलिमेंट आता जा रहा है जिसमें वो एग्रेशन अब नजर आ रहा है। एक वक्त पर तो यही बार बार कहा जा रहा था कि रोहित नहीं होंगे, कोहली नहीं होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी फेड अवे हो रही है बैटिंग लाइनअप, लेकिन उनके वो फॉर्म में नहीं है। फिर भी हमने देखा है, हमने अभिषेक को देखा, श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं कि वो जो नेक्स्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेटर्स आ रहा है वो कंप्लीटली मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं उस स्ट्राइक रेट के लिहाज से। देखिए ऑब्वियसली आपकी लेगेसी होती है, इंडियन क्रिकेट की लेगेसी में बैटर्स तो हमेशा से रहेंगे, और वो 5-10 कदम आगे भी रहेंगे, बिकॉज उनका जो एक्सपोजर है अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से भी, और जितना ग्राइंड करके उनको जो उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर से लाया जाता है प्लेयर्स को, आई थिंक उसको आप फॉल्टर नहीं कर सकते। वहाँ उस सिस्टम से जब आप एक प्लेयर बन के आता है वो इतनी आसानी से फॉल्टर नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पर आके बहुत कम प्लेयर्स को आपने देखा कि बहुत बुरा तरह से फेल हुए हैं, और जनरली यही प्रॉब्लम होती है कि इतना परफॉर्म करे होते हैं कि आपकी जगह, जैसे अब स्काई की जगह नहीं बन रही, या जसवाल की आप बात करें, ऑस्ट्रेलिया में क्या उन्होंने बैटिंग करके आया बट नहीं बन रही जगह, तो नॉट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, बट इतनी ज़्यादा स्किल है बाकी प्लेयर्स में और इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस है बैटिंग में कि ये इंडिया का हमेशा से खासा रहा है। लेकिन अनलाइक अस, क्योंकि आपने स्काई की बात की है, तो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन T20 क्रिकेटर्स हु आर गुड एट वनडे। उन्होंने वही रखे हैं जो वनडे में अच्छे हैं। देखिए वही बात है कि वो ओवरऑल उनको समझ है उन्होंने किस तरह से लेके जाना है, इवन दो कि ऑब्वियसली आगे रोहित की फ्यूचर के ऊपर बात ज़रूर आएगी कि किस तरह से आगे लेके चलना है, बट क्लैरिटी एक नज़र आती है। और आपके पास अगर दुबई में उसी तरह की पिचेस हुई जैसे हम सोच रहे हैं और जिस तरह के ये स्पिनर्स को लेके ज़्यादा जा रहे हैं, तो बहुत हाई स्कोरिंग भी नहीं, आपको वो लोग चाहिए जो विकेट पे रह सकें, जो उनके पास वो एक्सपीरियंस हो, जो इनिंग्स को कैरी कर सके, वो उनके पास मौजूद हैं। आप दोनों की बात करें, रोहित डबल हंड्रेड्स के माहिर हैं, और विराट कोहली की बात करें वो भी लंबा लेके जा सकते हैं गेम को। तो कंप्लीट एक यूनिट है, जैसे न्यूजीलैंड की यूनिट को हम कह रहे हैं कि वो बहुत कंप्लीट इस कंडीशंस में लग रही है। वहाँ जाके हो सकता है वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नज़र भी आए, बट उन कंडीशंस में जिस तरह की उन्होंने अपनी बॉलिंग चूज़ कर ली है, बॉलिंग में तो उनको मसला नहीं होगा, और फिर जिस तरह की बैटिंग अब दिखा रहे हैं आप, तो उसमें भी काफ़ी एक नज़र आता है कि स्ट्रेंथ नज़र आती है। लेकिन हम हाइपोथेसिस के जरिए तो उनको हरा चुके हुए हैं अभी तक। हमने तो पहले से ये फैसला, खैर बहसीत कौम पाकिस्तानी टीम जो है वो उस जब मैदान में उतरेगी तो पाकिस्तान की जो कौम है बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसमें एक प्लेयर पर्टिकुलर है KL राहुल, जिनके बारे में बात करनी है। एक पॉइंट पर उनको बहुत ज़्यादा हाईली रेट किया जा रहा था, फिर स्लम्प इन फॉर्म नज़र आया। अभी हाल ही में जो कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफेंड किया है KL राहुल को। तो किस तरह देख रहे हैं आप उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो इम्पैक्ट है इंडियन टीम के अंदर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो क्योंकि खेलता इतना अच्छा है कि जब वो आउट होता है तो कहते हैं यार इसने विकेट थ्रो कर दी है, क्योंकि उसको ज़्यादा जो भी इनिंग खेलता है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने टेस्ट सीरीज़ में देखा कि वो ओपन करते हुए वो मतलब कंप्लीट ओपनर लग रहा था, बट इसका भी ज़्यादातर इसको काफ़ी नंबर्स पे खिलाया है, इसको हर नंबर पे ऑलमोस्ट खिलाया है। तो ज़ाहिर है प्लेयर तो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, उसकी वजह से कई प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो
कैप्टन या कोच कहता है कि यार नहीं चलो ये रन जब करेगा तो ये हमें मैच जिता देगा, तो ये उन प्लेयर्स में से एक आता है। अब देखना है कि ये इसको किस नंबर पे खिलाते हैं और कहाँ पे खिलाते हैं, वो देखना होगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको किस नंबर पे इंडिया खिलाएगा। आपके पास ऋषभ पंत भी हैं, तो ऋषभ पंत को आप प्रेफर करेंगे एज कीपर बैटर या राहुल को आप ग्लव्स दे के बैटिंग अपनी मतलब लंबी करेंगे। लेकिन वैसे तो क्वालिटी वाइज तो इसमें कोई कमी नहीं है, वो रन्स वाइज आपको लगता है हमेशा ऐसे कि यार ये तो बड़ा अच्छा खेला था, आउट क्यों हो गया। लेकिन ये हेडेक्स तो हैं, लेकिन अच्छे हेडेक्स हैं कि किसको खिलाना है। इतनी चॉइसेस हैं कि आप स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस भी हैं। लेकिन आप विकेट कीपिंग की बात कर ही रहे हैं, गौतम गंभीर ने तो कहा कि ही इज़ बीन इंडियाज बेस्ट विकेट कीपर इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो लगता वही था कि शायद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद आप देखते हैं मतलब वो कॉम्बिनेशन आपको जब वो पहले मैच खेलेंगे उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन पता चलेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन से ये खेलेंगे। अमूमन आईसीसी टूर्नामेंट्स, लीड अप टू आईसीसी टूर्नामेंट्स ना आप काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और इस दफ़ा तो वनडे क्रिकेट बहुत ही कम हुए। पिछले वर्ल्ड कप से लेके इस आईसीसी टूर्नामेंट में वनडे क्रिकेट बहुत ही कम हुई है, तो आपको फुल स्ट्रेंथ साइड खिलाना या फुल जो आपका नंबर 1 11 है वो खिलाना बहुत ही कम होता है। तो आपको अभी तक काफ़ी दफ़ा डिसाइड नहीं किया होता कि हमारी सबसे अच्छी 11 क्या है। अब वो पहले मैच में ही आपको पता चलेगा कि सबसे अच्छी 11 उनके लिहाज से दुबई में उस सरफेस पे सबसे अच्छी 11 कौन सी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ उनमें ज़रूर आपको उनको क्रेडिट देना होगा कि उनके जितने भी नए ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स या स्पेशली बैटर्स जो आ रहे हैं, वो उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत अच्छी है। ना सिर्फ वो इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं, बल्कि उनको ये पता है कि पावर प्ले को कैसे यूटिलाइज करना है, मिडल ओवर्स कैसे खेलने हैं, इनिंग्स कंक्लूड कैसे करनी है, अगर विकेट गिरी है तो तब कैसे खेलना है, दे कैन टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन। तो बेटर इक्विप्ड प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। देखिए वही मैं आपसे बात कही थी कि जो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उनकी जो 4 डे क्रिकेट है, जो उनकी 3 डे क्रिकेट है, जो उनका एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे एक कंपटीशन लेवल है, वो डेफिनेटली हाई है और नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा है। जब हम उनकी लड़कियों से भी, अपनी लड़कियों की टीम की डोमेस्टिक की बात करते थे, आप लड़कों से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ जो मैचेस वो लोग खेलते हैं और जिस क्वालिटी के खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो उससे ऑब्वियसली आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस की जो आप बात करें, गेम टैक्टिक्स की जो आप बात करें, वो बहुत ज़्यादा रहता है। और फिर कंसिस्टेंसी रहती है, आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी जाके वापस उस डोमेस्टिक को खेलते हैं, चाहे वो करंट प्लेयर्स ना हो, लेकिन बहुत जल्दी सिस्टम से आउट नहीं हो जाते, वो खेलते रहते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आके अपनी टीम की दुखड़ा फ़ौरन याद आ जाता है कि बाकी टीमों ने तो नहीं खेली इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट, वनडे क्रिकेट। हम टॉप 2-3 टीमों में जिन्होंने फिर भी खेली है, पर फिर भी हमने अपनी टीम को चेंज कर दिया। हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम उन मैचेस से अपनी 11 यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल करके आते, बना के आते। हम अच्छी जीते जीते आके हमने अपनी टीम बदल दी। तो वो दुख जो है वो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू से है। आई होप कि ऐसे मैचेस हों कि वो दुख खत्म हो जाए। दुख नहीं, परेशानी। हाँ, हम ऐसा खेलें कि वो परेशानी खत्म हो जाए। बिल्कुल, और परेशानी तो खत्म होगी कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आपने इंडियन टीम को जरा गेज करना है तो रोहित शर्मा का जो इम्पैक्ट है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाल ही में जो है वो फॉर्म में नजर आए हैं थोड़ा सा वापस, और फिर विराट कोहली का ऑरा भी है, और डेफिनेटली ऑन देयर गिवन डे जिस तरह मैंने कहा वो आपको सरप्राइज कर सकते हैं। तो हिटमैन शर्मा की पहले बात कर लेते हैं कि एक बड़े अजीब से फेज में है वो। हाल ही में वो टेस्ट क्रिकेट का भी हमने एलिमेंट देखा, और फिर अब जब वनडे में बात करें थोड़ी सी फॉर्म नजर आई है इंग्लैंड के खिलाफ, तो माइट बी द टूर्नामेंट जो वो चाह रहे हैं जाने से पहले कि ऐसा टूर्नामेंट मिल जाए। हाँ बिल्कुल, एंड उनका महल इशारा भी वो कभी कभी करते हैं कि मेरे पे तो हमेशा ही प्रेशर होता है, बट हिटमैन की ये बात है कि जब वो खेलता है ना तो ऐसे चस आ जाती है। जब वो बैटिंग करता है ना तो बंदा देखता है यार ये कैसी शॉट। आपने चस की बात की तो हम आपको दिखा देते हैं ये चस। तो इवन जब वो जोर जोर से मतलब बज़ाहिर जोर जोर से हिट मारे, उसमें भी आपको लगता है कि नहीं यार ये कितनी खूबसूरती से खेल रहा है। तो वाइट बॉल क्रिकेट में, मतलब रेड बॉल को आप छोड़ दें, वाइट बॉल क्रिकेट में तो ये मतलब लेजेंड तो हैं। इंडिया में भी ये वाइट बॉल क्रिकेट के तो बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट है एज कैप्टन, और वो कोशिश यही करेंगे कि मतलब एंड उस नोट पे करें या एक ट्रॉफी जीत के जाएं। बट ये भी ऐसे प्लेयर हैं कि जब इनकी ओपन करते हैं और जब ये इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं तो
मैच को एक तरफ ही ले जाते हैं और प्लेइंग ब्यूटी, ज़ाहिर है स्पोर्ट आप देखते हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, आप देखते हैं मतलब कि इन्फैक्चुएट होते हैं कि यार ये कैसा खूबसूरत खेल रहा है, तो ये वो प्लेयर हैं जो आई कैचिंग है। बिल्कुल, जब ये रन्स बनाते हैं ना तो ऐसे मतलब खूबसूरत रन्स बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब रोहित शर्मा खेलता है तो लोग रुक के देखते ज़रूर हैं। जब वो रन्स करता है तो बहुत ज़्यादा आई बॉल्स होती हैं, क्योंकि वो खेलता, वो जो हम कहते हैं ना कि खूबसूरती बंदे की या वो क्लास उसकी बैटिंग में वो नज़र आती है। तो वो जो हम तो इसी तरह डिस्क्राइब करते हैं कि चस आ गई, तो जब ये रन्स करता है तो वाकई चस आ जाती है। और मुझे यकीन है जो आप एस्थेटिकली वो इतने अच्छे हैं रोहित शर्मा, उसकी बात पर, क्योंकि इट्स नॉट एवरी डे कि बाजिद खान इज सेइंग कि चस आ गई है, तो इफ ही सेइंग कि चस आ गई है तो मतलब एस्थेटिकली सबसे अच्छे प्लेयर आपको रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा है मेरे ख्याल से, बहुत अरसे तक, क्योंकि वो ऑरा इतना था विराट कोहली और MS धोनी के अराउंड के, बड़े ओवर शैडो रहे, लेकिन वो अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें, चाहे डबल सेंचुरी स्कोर करना हो, चाहे नए गेंद को इतना अच्छा पुल शॉट या डाउन द ट्रैक मारना हो, हमेशा से वो एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग प्लेयर थे। एक तो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी नज़र आते हैं, इम्पैक्ट उनका बहुत ज़्यादा है। ये जो इनिंग्स हम देख रहे थे जो सेमीफाइनल में इन्होंने खेल दी थी, उसके अलावा जो इन्होंने, इनकी जो अप्रोच रही है टीम की, वो सेल्फलेस किस्म की बैटिंग इन्होंने की और एक वो पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम द वर्ड गो, चाहे आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप T20 खेल रहे हो, वहाँ से ये लेके आए। अनफॉर्चुनेट रहे जो वनडे वर्ल्ड कप था उसमें भी जिस तरह इंडिया खेल रहा था, पूरा टूर्नामेंट जैसे खेला, बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला था। वो फाइनल ऑस्ट्रेलिया, फिर पैट कमिंग शोड अप, वो सारी बात थी। बट ओवरऑल अगर आप इनकी भी लेगेसी देखें तो बहुत पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन्होंने वापस अपनी कप्तानी के अंदर आके किया, और फिर एक वर्ल्ड कप तो जीत चुके हैं अभी हाल ही में, तो ज़रूर चाहेंगे कि अच्छे नोट पे ख़त्म करें, और या ख़त्म करें या लेके चलें आगे जो भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बड़ा एक टफ टूर रहा है, अब उधर से वापस आके वापस इस टीम को खड़ा करना, और यही फ़ायदा है इनका, क्योंकि इतनी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। उनकी रोटेशनल पॉलिसी बहुत बेहतर है कि जिस तरीके से जब वो किसी प्लेयर को चांस देते हैं फिर वो पूरा मौका देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है, तो वहाँ से प्लेयर बनता है। अब जैसे हमने फ़हीम अशरफ को उस दिन 2 ओवर करा दिए, उससे ना उसको पता चलेगा ना वो आप प्लेयर बना सकते हैं। तो जब आपने किसी को खिलाना है फिर आप उसको पूरा मौका दें, ताकि उस प्लेयर की जो स्ट्रेंथ है वो आपको समझ भी। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट हो जाता है ना, पूरा मौका जिसको दिया जाता है वो फिर स्क्वाड में नहीं आता। फिर फ़हीम अशरफ का आपको पता नहीं है, अभी काफ़ी सालों से खेल रहे हैं और बिल्ड नहीं हुआ। लेकिन अब विराट कोहली भी हैं, उनके बारे में भी बात करनी है। विराट कोहली, खैर दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, लेकिन ऐसा जब कोई प्लेयर होता है जिनके इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेशली लाइक विराट कोहली, जिनको हम मॉडर्न डेज का कहते हैं जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्ली, तो वो फिर आपको नहीं लगता कि प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होता है जितने आप अच्छे होते हैं? बिल्कुल, जो जिस प्रेशर से विराट कोहली या आप उससे पीछे चले जाए सचिन तेंदुलकर खेलते थे, तो वो तो पूरे मतलब उससे ज़्यादा प्रेशर तो वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट में नहीं होता। इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन और सबसे मतलब इतनी फॉलोइंग और इतनी ज़्यादा फॉलोइंग कि हर जगह मतलब आपकी बतौर ज़िंदगी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो वो तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि विराट जितनी मर्ज़ी बेकार फॉर्म में हो, बिल्कुल बॉल बल्ले पे ना लग रहा हो, पाकिस्तान के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं। वो उनको पाकिस्तान के खिलाफ मैच चाहिए होता है, क्योंकि हमेशा जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं, बासवा वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, उसके अलावा जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो वो उनके रन रुकते नहीं, यानी हाई इंटेंसिटी गेम में ज़्यादा बेहतर आते हैं वो। आप जब भी देखेंगे तो पाकिस्तान, मतलब मुझे तो वर्ल्ड कप्स में भी इनका मतलब 100 याद है, और ज़ाहिर T20 वर्ल्ड कप में जो वो इनिंग खेल गया था, तो वो एक आपकी हर प्लेयर की एक टीम होती है जिसमें वो ज़्यादा अच्छा खेलता है, जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये इस टीम के ख़िलाफ़ मैं पहले भी रन्स किए हैं और ये इस टीम को मैं मतलब आराम से खेल जाऊंगा। तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद विराट को ना, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो इतनी आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है, तो शायद पाकिस्तान टीम के खिलाफ वो सबसे अच्छी बैटिंग कर। दिस माइट बी द कम बैक मोमेंट जो वो चाह रहे हैं, एटलीस्ट नॉट फॉर अस, हमें नहीं ये तस्वुर करना। लेकिन सना, हाल ही में अगर उनके हम करियर को पिछले 1-1.5 साल में उठाकर देख लें तो बहुत सारा प्रेशर रहा है, बहुत सारा अननेसेसरी क्रिटिसिज्म भी होता रहा है, फॉर्म भी नहीं रही,
और बहुत सारा एक जब से उन्होंने कप्तानी छोड़ी है, मेरे ख्याल से हर कुछ अरसे बाद ये बात की गई है कि अब विराट कोहली इंडिया की टीम में जगह नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी वो ऑरा इतना बड़ा है कि वो टीम कहीं ना कहीं फिर भी विराट कोहली को उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं और वो उसके इर्द गिर्द ही खेलती है। एडजस्ट का वर्ड नहीं यूज कर सकते यार विराट कोहली के लिए। देखें नहीं, टीम उनके इर्द गिर्द एडजस्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं कह रही हूँ कि मतलब जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं जब उनको बैक किया गया, पिछला वर्ल्ड कप उठा लें तो हमने जल्दी आउट कर दिया था T20 वर्ल्ड कप में, पर जो फाइनल में उन्होंने फिर इनिंग्स खेल दी, वो एक ऐसी इनिंग्स थी कि जो पूरा वक्त उनको बैक करते रहे रोहित शर्मा उस वर्ल्ड कप में, तो वो उन्होंने बता दिया कि मुझे क्यों बैक किया। तो बहुत बड़े प्लेयर है। सिर्फ इस वक्त दुबई में मैचेस होने का ही होगा कि जिस फ्री फ्लो से ये और रोहित शर्मा खेलना चाहते हैं वो वाली कंडीशन नहीं है, तो उस प्रेशर को यूज़ किया जा सकता है। बाकी टीम्स उसको इनके ऊपर यूज़ कर सकती हैं कि उतना फ्री फ्लोइंग इनको शॉट्स नहीं खेलने को मिलेंगी, पर चेज़ के मास्टर हैं, आपको पता है जब भी चेज़ करते हैं बहुत आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, तो बहुत बड़े प्लेयर हैं। मेरे ख्याल से ये भी बड़े इवेंट में हमेशा इनकी परफॉर्मेंसेस और भी ज़्यादा निखर के आ जाती हैं, और इस दफ़ा काफ़ी मुश्किल रहा है टाइम दोनों के ऊपर, विराट हो या रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में, बट अदरवाइज बाहर जाकर भी ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने एक आध सीरीज़ में ऐसी परफॉर्मेंसेस दी, टीम को उठाया। ऋषभ पंत फिर साथ, इस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस रही, तो टीम काफ़ी कंप्लीट है और इतना इन्होंने अचीव किया है पीछे, इतना क्रंच मोमेंट्स में परफॉर्म किया है कि जिसकी वजह से वो जो प्लेयर्स हम बात करें, स्काई भी बाहर बैठे हैं और जसवाल भी बाहर बैठे हैं, इस वजह से क्योंकि इनके ऊपर इन्होंने ना सिर्फ, आप बिलीफ एक अंधा बिलीफ नहीं है, इनके ऊपर आपने जब बिलीव किया तो उसकी बहुत से प्रूफ आपको मिलते रहे हैं पीछे, तो वो आई थिंक जब बड़ा ओकेजन आता है तो ये ज़रूर स्टैंड आउट करते हैं। बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारा एनालिसिस जारी रहेगा। एक प्रोडिजी किड भी हैं जिनके बारे में ज़रूर बात करनी है इंडियन बैटिंग लाइनअप की, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए द फाइनल एनालिसिस। वेलकम बैक टू द फाइनल एनालिसिस। बात करें ग्रुप ए की और बात की है भारत की, लेकिन इस टीम को हम ओवरऑल तो रेट कर ही चुके हैं। मैं अगली टीम जो कि इस ग्रुप में बांग्लादेश है उस पर जाने से पहले एक कमेंट बाजिद भाई का जरूर लेना चाहूंगा, और वो है द बिग एनकाउंटर जब पाकिस्तान खेल रहा है इंडिया से। तो इस बार हम बड़े कॉन्फिडेंट कुछ अरसे से हो गए हैं उनके खिलाफ, रिजल्ट चाहे हमारी फेवर में हो या ना हो। तो आप कैसे देख रहे हैं उस मैच में? क्या कोई एडिशनल प्रेशर है इंडिया के ऊपर, कंसिडरिंग चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं और सारा कुछ जिस तरीके से हमने बिल्डअप देखा? देखिए, बाकी मैचेस एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ। एक रिसर्च हुई थी कि द मोस्ट वॉच स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा मैच कोई नहीं होता। तो वो आप ये कह देना कि इंडिया पे एक्स्ट्रा प्रेशर है या पाकिस्तान पे एक्स्ट्रा प्रेशर है, प्रेशर तो बहुत है, और ये वो नॉर्मल मैच नहीं है। मतलब एक तरफ सारे मैचेस आप एक तरफ कर लें, ये वाला मैच अलहदा है। तो इसमें तो जो प्रेशर ले गया वो जीत गया। वो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो ले गया और क्रॉसिंग द लाइन का प्रेशर जो ले गया, जो स्पेशली इनिशियल जो अमूमन इंडिया पाकिस्तान मैचेस में इनिशियल जो प्रेशर होता है उसको जो अबूर कर लेता है वो मैच जीत जाता है। तो इसमें नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, इंडिया के प्लेयर्स भी बहुत बड़े हैं, लेकिन वो मैच इस किस्म का है कि वो अगेन पूरा ही डिफरेंट है। हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं कि जी नॉकआउट है, इसमें आपको कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसमें तो दोनों तरफ से किसी को कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप वो मैच हार गए तो वो आपको सारी ज़िंदगी वो मैच लोग याद करवाते रहेंगे, सारी ज़िंदगी आपको वो मैच कोई आपको भूलने नहीं देगा। तो वो एक अलग ही प्रेशर है। वो जो खेलते हैं उन्हीं को पता है कि वो क्या प्रेशर है। जो वो मैच एक्सपीरियंस करते हैं वही आपको बता सकते हैं कि किस किस्म का वो मैच होता है। हम बाहर बैठे देखते तो हैं, हम एनालिसिस भी करते हैं, सोचते भी हैं और देखते हैं कि लेकिन जो वो मैच जो खेलता है इंडिया पाकिस्तान का वो अलग ही। लेकिन इसमें एक अहम नुक्ता जरूर है बाजिद भाई जो आज आपसे पूछना है। अब आपने रोहित शर्मा का भी कहा कि जब उनको देखते हैं तो चस आ जाती है, लेकिन एज अ कमेंटेटर जब आप पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो फिर क्या वहाँ चस आ रही है या एज अ कमेंटेटर भी अननेसेसरी प्रेशर है वहाँ पर? हाँ, प्रेशर तो होता है, मतलब ब्रॉडकास्ट पे भी प्रेशर होता है। जब आईसीसी इवेंट में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो भी मतलब टूर्नामेंट से अलहदा मैच होता है। वो जब वो मैच हो जाता है तो फिर एकदम ब्रॉडकास्ट भी सारे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। मुझे तो जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें
मुझे तो ये याद है कि जब वो मैच ख़त्म हुआ तो काफ़ी सुकून हो गया कि अब चीज़ें जो Back है to normal हो इतनी जाएगा। टेंशन नहीं है। इवन जब फाइनल हुआ, जो इंग्लैंड पाकिस्तान का फाइनल हुआ, उसमें भी इतनी इतनी मतलब मुसीबत नहीं पड़ी हुई थी, क्योंकि वो जाहिर है एक तो इतना बड़ा मैच है, प्लस इतना बड़ा मनी अर्नर है, प्लस उसमें कोई गलती किसी भी तरीके मतलब किसी भी तरह की गलती ब्रॉडकास्ट में या कमेंट्री में या प्रोडक्शन में, वो भी फिर आपको सारी ज़िंदगी वो मतलब याद करवाई जाएगी। तो उसमें ज़ाहिर प्रेशर तो होता है, बट प्लेइंग का तो कोई मैच नहीं है ना, जो मैच जो खेल रहे हैं उसका प्रेशर तो कोई मैच नहीं कर सकता। तकरीबन वन लेफ्ट कर गए हैं बाजिद भाई, लेकिन खैर आप बता दें कितना कोई प्रेशर होता है एज अ कमेंटेटर अगर पाकिस्तान इंडिया खेल रहा है? देखिए मेंस में तो मैंने नहीं की, पर वुमेन्स में ऑब्वियसली अभी वो राइवलरी चलती है, बट बाकी मैचेस से अगर मैं कंपेयर करूँ वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी, तो ये मैच एक अलहदा ही इसका फ्लेवर होता है। चाहे कि वर्ल्ड कप में अभी भी रिकॉर्ड ऑलमोस्ट बराबर ही है अगर T20 में देखा जाए लड़कियों की क्रिकेट में, बट लड़कों में तो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि उसको आप और मैग्नीफाई कर दें, क्योंकि जैसे वाजिद भाई ने बात की कि एक पूरा इवेंट है जो पूरी दुनिया में ही देखा जा रहा है। तो आई थिंक अंपायर्स पे भी उतना ही प्रेशर होता है, जो इस मैच से जुड़ा होता है, जिस भी तरीके से जुड़ा होता है, आई थिंक उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे ख्याल से ये जो लोग कहते हैं कि जी हम इसको एक नॉर्मल मैच की तरह देख रहे हैं, वो सिर्फ कैमरे की हद तक बात है, अपने आप को रिलैक्स करने की या टीम को रिलैक्स। अक्सर कप्तान के मुंह से आप ऐसी बात सुनते हैं कि नहीं नहीं हमारा फोकस हम एक उसी मैच की तरह देखेंगे, आज भी हम कप्तान के मुंह से ही सुन रहे हैं बात टूर्नामेंट के लिए, बट एक्चुअल में एक इस मैच का एक एक्स्ट्रा ही प्रेशर होता है, और वही जो बड़ा प्लेयर होता है वो इस मैच का प्रेशर ज़्यादा अच्छी तरीके से लेता है। चलो आपको वुमेन्स की बात सुनाता हूँ। एक मैं टूर्नामेंट कर रहा था अभी, तो साथ एक इंडियन प्लेयर माई कमेंट्री कर रही थी, तो मैंने उसको सना का नाम लिया, तो वो कहती हाँ सना से पूछो, हम लाहौर आए थे, हमने ऐसे मैच, सना ने मुझे जवाब दिया ऐसे एक गोल वाला मैच पूछ लो। तो मैंने उसको गोल वाला मैच याद दिलवाया, मैं कहा तुम गोल में पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी, कौन सा वन? मैं कहा तुम देखो स्कोर कार्ड, वो पाकिस्तान वुमेन ने उनकी वुमेन को गोल में हरा दिया, पहली दफा जो टीम जीती थी। वो मूड जो था वो बड़ा अच्छा चल रहा था, एकदम मूड खराब हो गया। तो वो ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना, वो चाहे जो भी हो वो बहुत डेंजरस मैच। पर मैं हैरान इस बात पे थी कि जब उसने इनको ये बोला ना कि अंडर 19 या अंडर वो डेवलपमेंट स्क्वाड का मैच मुझे याद करा रही थी, तो मुझे उस वक्त हंसी सी बात की कि यार वो छोड़ो, पहली टीम हम बने थे जब तुम्हारी टीम को हमने हराया था, जो पाकिस्तान ने हराया था, तो वो गोल में वो बैटिंग भी करी थी, तो बड़ा फिर बाजिद भाई के साथ मजा आया था उधर से। बिल्कुल, इंटेंसिटी दोनों तरफ से बराबर है मेरे ख्याल से, तो इतना जबरदस्त एक वो राइवलरी जो बरकरार रखी हुई है। हम बहुत सारी स्पोर्ट्स में मिसाल देते हैं, जिस तरह फुटबॉल में अल क्लासिको की बात लोग करते हैं, तो क्रिकेट में जब राइवलरीज की जब भी बात होगी, आई थिंक अक्रॉस स्पोर्ट्स भी, वो इट विल ऑलवेज बी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जिस तरह बाजिद भाई ने भी कहा कि आफ्टर द सुपर बॉल इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट वॉच्ड इवेंट जिसकी हम बात करते हैं टेलीविजन के ऊपर। मूविंग ऑन, अब बांग्लादेश की टीम की भी बात करनी है जो इस पूल में मौजूद हैं, और उनके स्क्वाड पर भी एक नज़र ज़रूर डालेंगे, आपको बताएंगे कि उनका क्या स्क्वाड है। हाल ही में जो उन्होंने मैचेस खेले उनको भी डिस्कस करना है। नजमुल हसन शंतु उनकी कप्तानी कर रहे हैं, फिर उसमें कुछ आपको एक्सपीरियंस भी नजर आता है थोड़ा सा। सौम्या सरकार हो गए, मुशफिकुर रहीम है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं, महमूदुल्लाह हैं, मेहदी हसन मिराज के पास भी वो एक्सपीरियंस मौजूद है। फास्ट बॉलिंग इस बार बहुत ही अच्छी हो गई है, नाहिद राना के आने से तस्कीन अहमद भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान है, तो वो एक बड़ा पोटेंट स्क्वाड तो जरूर नजर आता है। थोड़ा सा यूथ पल्स भी है, अपकमिंग प्लेयर्स भी इसमें मौजूद हैं। हाल ही में बाजिद भाई जो उनकी वनडे सीरीज थी दिसंबर में ये खेले हैं पिछले साल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो तो तीनों मैचेस ये हार गए थे उस टूर पे, लेकिन यही आखिरी वो वनडे सीरीज खेले और उसके बाद ये स्क्वाड है। देखिए बांग्लादेश अब काफ़ी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, एज इन वर्ल्ड कप 1999 में शायद ये पहली दफ़ा खेले थे, बट जब आईसीसी टूर्नामेंट आता है तो ये अंडर परफॉर्म करते हैं। बहुत रेयर होता है कि बांग्लादेश परफॉर्म करे, और जो एक आधा 2-3 मैच जीतते हैं तो सेलिब्रेशन ऐसे होती है कि ये अपसेट है। अब इनका वो स्टेज नहीं होना चाहिए, अब इनको वाकई चैलेंज करना चाहिए बड़ी टीमों को। वाकई जो टॉप ब्रास है उसमें बांग्लादेश का नाम आना चाहिए, क्योंकि इनके पास सब क्वालिटी है। मतलब आप इनके स्पिनर्स देख लें, स्पिनर्स भी हाई क्वालिटी हैं। जो आपका इनका ऑलराउंडर है मेहदी हसन मिराज, वो तो शायद दुनिया के ऑलराउंडर्स में काउंट होता है। इनकी फास्ट बॉलिंग अब जाके फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है। ये रिशाद हुसैन जो हैं वो मुझे लगता है इनके मतलब ट्रम्प कार्ड वो लेग स्पिनर। बट जब भी आईसीसी इवेंट आता है तो वो
हमेशा ऐसे लगता है कि बांग्लादेश जो अपने घर में जब खेलता है या कोई बायलैटरल सीरीज़ खेलता है उसमें उनकी परफॉर्मेंस आईसीसी के इवेंट को मैच नहीं करती। तो वो पता नहीं क्या इशू है, मुझे नहीं अभी तक समझ लगी कि क्यों नहीं। मतलब अगर आप इनका स्क्वाड देखें तो स्क्वाड में कोई इतनी बड़ी खामियां नहीं है, इनकी बॉलिंग भी ठीक है, बैटिंग शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट जो जब आईसीसी इवेंट खेलते हैं तो अंडर परफॉर्म ज़रूर करते हैं। पॉलिटिकल भी बहुत इंटरफेरेंस है इनके क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन ये वो टीम है कि आप इनको देखते हैं यार क्या, और समझ नहीं लगती कि यार ठीक है एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, चलो तीसरी चौथी दफ़ा, एक दफ़ा तो ये एक आईसीसी इवेंट में कोई इम्पैक्ट डालें और वो आगे जाएं। लेकिन वो काफ़ी टाइम हो गया वो हो के नहीं दे रहा। लेकिन आपने इसमें एक प्लेयर की बात की है, मेहदी हसन मिराज है। हाल ही में जब पाकिस्तान का दौरा भी था वो बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर साबित हुए और आई थिंक वहीं से वो एक डिफाइनिंग मोमेंट हो जाता है कि टीम फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो बिल्ड हो जाती है। वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो मिडिल ऑर्डर कैरी कर रहा है, लेकिन मेहदी हसन मिराज की अगर बात करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नजर आते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में प्राइमरली द कैंडिडेट जिस पर बांग्लादेश रिलाई करेगा। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ अभी जगाए मत, हमारे ही ग्रुप में है और पहले ही न्यूजीलैंड पकड़ा नहीं जा रहा तो अब बाजिद भाई उनको जगाने की बात करें। ऑब्वियसली अपने होम कंडीशंस में अगर आप देखें तो विकेट्स भी अपनी मर्जी के बना लेते हैं। मेहदी हसन ने बड़ा इम्प्रूव किया एज एन ऑलराउंडर, इन्होंने अपनी जगह टीम में बना दी है। ऑफ स्पिन साथ इनकी काफ़ी इफेक्टिव है। तो ओवरऑल ऑब्वियसली जैसे शाकिब उल हसन एक टाइम पे इनके बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे, बट स्लोली ग्रेजुअली किसी न किसी को उस स्लॉट को फुली फिल करना पड़ेगा। बट यही बात है कि इनका इन टूर्नामेंट से करीब इनका भी ऐसे बहुत होता है कि किसी सीनियर प्लेयर को ड्रॉप कर दिया या कप्तान बदल दिया, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आईसीसी टूर्नामेंट्स के अराउंड ज़रा और ज़्यादा भी हो जाती है। अब शाकिब की जनवरी में गालिबन उनका वो एक्शन भी सस्पेक्टेड हो गया, तो ऑब्वियसली वो तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। तो एक्सपीरियंस इनके पास, मुशफिकुर रहीम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बैटिंग में अगर आप देखा जाए मुस्तफिजुर रहमान भी, बॉलिंग काफ़ी अच्छी है इनकी, ओवर बॉलिंग में काफ़ी सेट है, बैटिंग में ही इनको प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, बॉलिंग की बात जरूर, आई थिंक फास्ट बॉलिंग इनका थोड़ा सा वीक लिंक जरूर रहा है। मशरफी मुर्तज़ा के बाद हमने देखा नहीं कि कोई पेस अटैक को लीड कर रहा था। अब हाल ही में हमने नाहिद राना को देखा है, उसके बाद साकिब आ गए हैं और उसके बाद फिर हसन महमूद, ऑब्वियसली वो तो इधर नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे अब लगता है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलिंग हो गई जो इनको डिलीवर करके देती है, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग भी तो वैसे भी बीच में मौजूद रही। देखिए कई साल पहले इन्होंने ये एक पिन पॉइंट किया था कि ये एरिया है ऑफ कंसर्न, क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं आ रहे। इन्होंने ओटिस गिब्सन को हायर किया, ओटिस गिब्सन ने बहुत काम किया और ओटिस गिब्सन ने ना सिर्फ टीम के साथ काम किया, उसने ओवरऑल सारे जितने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स थे उनके साथ काम किया। और फिर वो आगे जाके एलन डोनाल्ड ने भी उसी तरीके से वो काम जारी रखा, तो उसके आपको रिजल्ट्स अब नज़र आ रहे हैं और इनके फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। और थोड़ा सा इन्होंने अपनी जो डोमेस्टिक की पिचेस थी वो भी थोड़ी बेहतर की जिसमें आप फास्ट बॉलिंग कर सकें, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही गेट थी कि बस स्पिनर्स के लिए ही हों, तो वो थोड़ा सा बेहतर किया। तो उसके रिजल्ट्स आपको पाकिस्तान में जो सीरीज़ हुई थी टेस्ट सीरीज़, उसमें आपने देखा कि उनके जो फास्ट बॉलिंग थी उसने हमारी फास्ट बॉलिंग को कम्प्लीटली आउट बॉल किया। नाहिद राना आउट, मतलब 150 वाला बॉलर या 148 वाला बॉलर वो तो बहुत कम आता है, वो तो मतलब उसको आप प्रोड्यूस नहीं करते, वो तो एक कभी कभी आ जाता है, तो वो इनके पास इस वक्त है। तो वो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग इनकी काफ़ी कंप्लीट है। अब कंडीशंस आप कहें तो कंडीशंस भी मतलब सिमिलर हैं, इनको कंडीशंस का इतना मसला नहीं होना चाहिए। मसला अब इनकी बैटिंग का है कि बैटिंग एक तो फर्स्टली पूरे 50 ओवर्स में कैसे वो पूरी इनिंग डेवलप करते हैं, प्लस आप महमूदुल्लाह को वापस बार बार लेके आते हैं, कभी उसको ड्रॉप करते हैं फिर वापस ले आते हैं। तो बात यह है कि अगर आप उसको वापस लेके आ रहे हैं तो फिर आपका अभी तक जो बैटिंग का गैप है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप फिर दोबारा मतलब एक दो सीरीज़ होती हैं फिर दोबारा उस पे वापस जाते हैं, तो वो गैप फिल नहीं हो रहा। लेकिन इसमें कंडीशंस मैटर करेंगी, क्योंकि अगर हम इनके मैचेस देखें तो ऑब्वियसली चले पहला मैच तो दुबई में खेल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, वहां पर थोड़ा सा इनको ट्रेडिशनली वो पिच सूट कर जाएगी, लेकिन बाकी इनके दोनों मैचेस फिर पिंडी में। हाँ, तो वहाँ इनको पिंडी तो हमारे लिहाज से तो बहुत अच्छा पिच होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रन होने चाहिए।
तो जो बॉलिंग यूनिट है उसमें तो क्वालिटी है कि वो डिफेंड कर लें। अब वो आया कि उनकी बैटिंग स्टैंड अप करती है या नहीं करती। कई इनके पिछले टूर्नामेंट्स में बैटिंग में बहुत बड़े बड़े नाम थे। जब साकिब भी खेल रहे थे, इनके जो तमीम इकबाल भी खेलते रहे, बिल्कुल। ये मुशफीक भी थे, तो बैटिंग इनकी बहुत सॉलिड थी। तब इनके पास इतनी पोटेंट फास्ट बॉलिंग नहीं थी। इस दफ़ा इनके पास फास्ट बॉलिंग पोटेंट है। अब देखना ये है कि जो जिन प्लेयर्स पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तंज हिद्रो हैं, ये स्टेप अप करेंगे या नहीं। आईसीसी इवेंट में जो स्टेप अप करेगा, जो आईसीसी इवेंट में अगर बांग्लादेश सेमीफाइनल तक पहुंचे, अगर फाइनल तक पहुंचती है, तो फिर मुझे लगता है कि ये वो जैसे साउथ अफ्रीका आईसीसी इवेंट नहीं जीता, उसी तरह बांग्लादेश जब तक आईसीसी इवेंट में एक बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देगा, तब तक इनकी टीम में भी वो मतलब एक कॉन्फिडेंस कह लें या सेल्फ बिलीफ कह लें कि वो आईसीसी इवेंट का सेल्फ बिलीव नहीं आएगा। मुझे लगता है कि वो एक ब्रेक थ्रू इनको टूर्नामेंट चाहिए जहाँ पे ये फाइनल तक पहुंचे कम से कम। बिल्कुल, वो क्वालिफाइज ना हो टूर्नामेंट, वो यही ऐसी टूर्नामेंट होने चाहिए। लेकिन इसमें ऑब्वियसली वो मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की। अगर बात करें, कुछ ऐसे प्लेयर्स माजी में आए हैं जो इम्पैक्टफुल लगते थे, जिसमें नामुल हक बिजोय एक ऐसे प्लेयर आए जिसमें लगता था वो बांग्लादेश के अब नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर हैं, बट वो ऑन एंड ऑफ रहा। बहुत अरसे से प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन वो जो ऑरा था, वो तमीम इकबाल एक ऐसे प्लेयर लगे जिन्होंने वो ट्रेंड चेंज किया, लेकिन साकिब और मुशफीक के अलावा कोई ऑरा नज़र नहीं आया। बिल्कुल, मौका वही बात है इनको मिलता है। लितिन दास आए, उनका बीच में ऐसा लगा कि वो शायद स्पार्क लेके आएंगे टीम में, पर वो भी ऑन एंड ऑफ ड्रॉप होते रहे। महमूद अल्लाह ने भी तो ऑलमोस्ट हर जगह पे बारी अब कर ली है, मिडिल ऑर्डर में 5 नंबर हो, 6 हो, 7 हो। पर ओवरऑल वही बात है कि जब आपकी सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं होती, जब आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे टीम्स डेवलप कर रहे होते हैं, आपका मकसद सिर्फ वो सीरीज़ जीतना होता है, तब आप कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। वो वन ऑफ एक मैच आप आईसीसी में ज़रूर जीत जाएंगे, पर अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो उसकी जो तैयारी होती है वो 4 साल से शुरू होती है और वो 4 साल होती रहती है। फिर उस तैयारी के ऊपर आप उसी विजन से काम करते हैं। वो टीम्स हैं जो वर्ल्ड कप्स के ऊपर या बड़े इवेंट्स के ऊपर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हैं, जिनके कम से कम 4 से 10 साल के प्लान्स होते हैं। अगर आपका सिर्फ प्लान अपना होम सीरीज़ को जीतना है और किसी ख़ास एक स्ट्रैटेजी को अपना के जीतना है, तो आप वो तो जीत जाएंगे, बट फिर जैसी वो आपकी कंडीशंस बदलेंगी, ऑपोजिशन बदलेगा, यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सारी बेसिस को कवर करें। जब आप 4-5 साल का प्लान करें या 10 साल का प्लान करें, तो तब जाके टीम्स जो होती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में भी वो स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है। उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस होती हैं। एक कप्तान इस डायरेक्शन में टीम को लेकर जा रहा है, 4 महीने में वो बदल के अब दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, तो उसमें कभी भी टीम फॉर्मेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब आई थिंक ओवरऑल कुछ सरप्राइजेस तो उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में दिए हैं। कुड दिस बी वन ऑफ दोस टूर्नामेंट्स? कहीं आपको सरप्राइज कोई नजर आ रहा है? भाई हमारे ग्रुप हमें में आप दोनों को हमें याद है छोड़कर ना, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, हमें छोड़कर। देखिए दुबई में डेंजरस हो सकते हैं, आपने कहा है दुबई में भी डेंजरस, वहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाएं एनर्जी। लेकिन इनकी जो बॉलिंग है ना, मतलब आप ये कह लें कि अगर इनकी बॉलिंग पे मैच आया तो मुझे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनकी बॉलिंग पे है। तो हो सकता है कि कहीं नाहिद राना इनको एक आधा मैच जिता दे या तस्कीन एक मैच जिता दे। तो वो जो हाई स्कोरिंग गेम्स में डिफरेंस होता है वो विकेटों का होता है। तो इनके पास फास्ट बॉलिंग में इस दफ़ा ऐसे बॉलर्स हैं, इवन मुस्तफ़ीज़ हैं, फास्ट बॉलिंग में ऐसे बॉलर्स हैं जो तंग कर सकते हैं। बट सारा मतलब फिर भी बात इनकी बैटिंग पे ही जाती है कि बैटिंग इनको वो रन्स बना के दे सकती है या वो रन्स चेस करके दे सकती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाई स्कोरिंग रन्स। इवन जैसे अफगानिस्तान की भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं उनके स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड है। बट आया कि उनकी बैटिंग स्टैंड अप करेगी। उनकी बैटिंग में स्ट्रक्चर ज़्यादा है। ट्रॉट ने जो उनकी बैटिंग में इंस्टॉल किया हुआ है वो स्ट्रक्चर ज़्यादा है, इनकी बैटिंग में वो स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता। इनकी बैटिंग में अभी भी आपको मतलब ये नहीं पता चलता कि आज बांग्लादेश कैसे अप्रोच करेगी इन 50 ओवर को और कैसे स्ट्रक्चर करेगी और क्या कंस्ट्रक्ट करेगी इनिंग। तो वो इशू अभी
तक इनकी बैटिंग में। बिल्कुल वो इशू जरूर नजर आ रहा है, लेकिन दिस माइट बी द टूर्नामेंट जहां वो हल हो जाए। बट थैंक यू वेरी मच बाजिद भाई, आप हमें ज्वाइन करे थे। सलाम मीर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करी थी। तो ये आपने सारा फाइनल एनालिसिस तो सुना, लेकिन आपसे कल हमारी फिर मुलाकात होगी, क्योंकि कल डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को, जो दोनों टीम्स आपने हाल ही में ट्राई सीरीज में भी देखी, लेकिन इन दोनों टीम्स का पहला मैच भी है। तो हमारे पूल को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। दिस वॉज द फाइनल एनालिसिस। अल्लाह हाफिज।